मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा पर पार्क्स और तमाम तफरीही मकामात बंद रखने का फैसला किया गया है, जबकि ईद के दिनों में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है कि ऐसे इलाके जहां केसेस की तादाद ज़्यादा रिकॉर्ड की जाएगी वहां ईद के दिनों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। एक और अहम फैसला ये सामने आया है कि तालीमी इदारे तो 15 सितंबर को खोलने का ऐलान हो गया, लेकिन तालीमी इदारों के एडमिन ऑफिस खोलने और इंतजामी अमले को आने की इजाज़त दे दी गई है ताकि तलबा और तालिबात को स्कूल बुलाने से पहले तमाम ज़रूरी काम निपटा लिए जाएं। नाज़रीन, मौसम के मिजाज की बात करें तो मौसम की शिद्दत रात से ही कम दिखाई दी है। कल शाम कुछ आंधी ठंडी हवाएं चली जिससे गर्मी का जोर टूट गया था। सुबह से भी हवा चल रही है, जबकि सूरज और बादलों की खींचातानी भी जोरों शोर से जारी है। मौसम की सूरत हाल पर हम मजीद भी बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे जी। ईद उल अजहा की आमद है। शरीफपुरा लखुडेल लिंक रोड पर मवेशी मंडियां फाल होने से पहले ही व्यापारियों के डेरे लग चुके हैं। SOPs पर अमल किए बगैर जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, जबकि खरीदार भी पहुंच चुके हैं। अब इस पर की रिपोर्ट में देखते हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से 15 जुलाई तक मवेशी मंडियां फाल करने का ऐलान, लेकिन व्यापारियों ने सब्र से ना लिया काम। शरीफपुरा लखोडेर लिंक रोड पर मवेशी मंडी फाल होने से पहले ही व्यापारियों के डेरे टेंट लगा लिए, जानवर भी बांध लिए, दाखिली रास्ते बनाए गए और ना ही खारजी। मवेशी मंडी में SOPs पर जरा अमल नहीं हो रहा। व्यापारियों का जानवरों के साथ मटर गश्त भी जारी। जगह जगह जानवरों का भाव ताव हाई रिस्क बन गया। दूसरी जानिब व्यापारियों को SOPs की कहाँ है परवाह। इन्हें तो जानवरों का अच्छा मुनाफा चाहिए, तभी तो मंडी लगाए बैठे हैं। कस्टमर तो काफी आ रहे हैं, लेकिन रेट सेट नहीं हमारा बन रहा ना, तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे ही कस्टमर ज्यादा हो जाएंगे। इंशाल्लाह हमारा काम सही हो जाएगा। इधर मवेशी मंडी पहुंचने की देर है कि खरीदार भी उमड़ आए, ताहम जानवर कम ही फरोख्त हुए। जानवर भी प्यारे हैं, मगर फिल वक्त इनके जो रेट है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब वो यानी कि इतना माल नहीं आया, जब माल और आ जाएगा तो रेट भी नीचे आ जाएंगे। 1,10,000 ले गया, तो भाई का कहना ये है कि 1,60,000 लग चुका है और 2,10,000 डिमांड कर रहे हैं। ये देखा है पहला जानवर आया इनके पास, इनको हमने रेट लगाया। इंशाल्लाह उम्मीद है सौदा हो जाएगा इनके साथ। बकाया पहले की निस्बत महंगा है काफी। महकमा सेकेंडरी एंड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के मुताबिक ईद से 15 रोज कबल ही मवेशी मंडियां लगाने की इजाजत दी गई है। ईद कुर्बान की मुनासबत से मवेशी मंडियां सजने लगी। माहिरीन का यही कहना है कि कोरोना के गैर मामूली हालात में हिफाजत का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए। मंडियों में आने वाले अगर एहतियाती तदाबीर का ख्याल करेंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। गवर्नमेंट की जानिब से तो अभी प्लानिंग की जा रही है कि 15 जुलाई से बाकायदा तौर पर मवेशी मंडियां फाल कर दी जाएंगी, लेकिन व्यापारियों की जानिब से खुद मवेशी मंडियां लगा भी ली गई हैं और छोटे छोटे जो हैं वो मंडियों की सूरत में पूरे शहर में हम लोग देखते हैं कि लोगों ने खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। यकीनी तौर पर यह भी खतरनाक मामला हो सकता है। ज़रा इंतजामिया को इस जानिब भी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं जी। एक जानिब तो ये मवेशी मंडियों का मामला है जो कि शहर में लगाई जा चुकी हैं। अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि इंतजामिया आंखें मूंदे लेटी हुई है। लेकिन दूसरी जानिब बात की जाए तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा पर पार्क्स, तफरीही मकामात, झूले वूले तमाम बंद रखने का फैसला किया गया है और इसके साथ साथ ये भी फैसला सामने आया है, बल्कि तजावीज़ है ज़ेर गौर के स्मार्ट लॉकडाउन भी ईद के दिनों में किया जा सकता है उन इलाकों में जहां पर केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बात कर लेते हैं जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत इंसारी मेरे साथ मौजूद है। लियाकत साहब, बताइएगा कि ये गवर्नमेंट की जानिब से तफरीही मकामात एक बार फिर से ईद पर बंद कर दिए जाएंगे? आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जिस तरह ईद उल फितर पर खुली छुट्टी थी कि हर कोई अपने आप को कोरोना वायरस के सुपुर्द कर रहा था और वायलेशन और SOPs नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी, इस बार ईद उल अजहा पर वो वाली छुट्टी नहीं दी जाएगी और ना ही वो रिलैक्सेशन हासिल होगी। इस बार हर चीज ज़ाब्ते, कानून और SOPs के तहत होगी और इसके लिए जो है वो कल कोरोना कैबिनेट कमेटी ने काफी सोच पर विचार किया और उसके बाद ये फैसला किया है कि ईद उल अजहा पर पार्क और तफरीही मुकामात बंद होंगे। पार्क और
तफरीही मुकामात ऐसे होते हैं कि जहां पर भी पार्कों में इजाजत दी गई है वहां पर देखा गया कि SOPs नाम की कोई चीज नहीं है। वॉक के लिए और सैर के लिए इजाजत दी गई थी और ना तो मुतलका महकमे उन SOPs पर अमल करा रहे हैं और ना ही आवाम वहां पर अमल कर रहे हैं। बहरहाल ये पंजाब हुकूमत ने कल फैसला किया है कि पार्क और तफरीही मुकामात को रखा जाएगा। साथ ही ये भी तजवीज है कि ईद उल जुहा के दिनों में जो आखिरी दिन है उनमें जो है समाल लॉकडाउन की तजवीज है ताकि मार्केट्स और जो बाजार और शॉपिंग मॉल हैं वहां पर भी कोई वायलेशन ना सामने आए। इसी के साथ ये भी कल तय हुआ है कि स्कूलों के जो एडमिन ऑफिस हैं और इंतजामी अमला है उनको खोलने की इजाजत दी जा रही है और इंतजामी अमले को आने की स्कूलों में इजाजत होगी। ताहम तलबा और असातिज़ा को स्कूलों में इन दिनों में आने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल खोलने से पहले महकमा स्कूल जो है वो उसके हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन जो है वो SOPs मुकम्मल तौर पर जारी करेगा और उन गाइडलाइन की रोशनी में स्कूलों को खोला जाएगा। अभी इब्तदाई तौर पर कैबिनेट कमेटी ने स्कूलों को 2 शिफ्टों में चलाने पर गौर किया और हर शिफ्ट में 2.5 घंटे की क्लासेस होंगी। स्कूलों में हैंड वॉश, मास्क और दीगर जरूरी इक़दाम भी यकीनी बनाना लाजिम होंगे। ठीक है लियाकत अंसारी, हमें ये बताइए कि ये तो तमाम फैसले खुशाइन किए गए हैं, यकीनी तौर पर कोरोना को फैलाव से रोकना है, लेकिन दूसरी जानिब ये जो शहर पर छोटी छोटी मवेशी मंडियां लग चुकी हैं जहां पर लोग मौजूद हैं, कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहा, उस जानिब अभी तक क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही? क्या कोई बात हुई कमेटी में, मीटिंग में? देखिए कल ये मामला नोटिस में आए थे इंतजामिया के और हुकूमत पंजाब के कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो मंडियां जो है मवेशी मंडियां लग चुकी हैं और लाहौर न्यूज़ ने भी ये मामला उठाया था, जिसके बाद फौरी तौर पर हुकूमत ने नोटिस लिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो है उनको हिदायत जारी की गई और उन्होंने आगे जो है मुतलका दारों को फौरी तौर पर कहा कि गैर कानूनी मवेशी मंडियों को बंद करवाया जाए, क्योंकि हुकूमत पंजाब का ये एक प्रिंसिपल डिसीजन है कि शहर के अंदर किसी तरह की भी कोई मवेशी मंडी या बकरों की जो है खरीदो फरोख्त की इजाजत नहीं होगी। शहर से बाहर जो है वो बकर मंडियां और मवेशी मंडियां जो है वो लगेंगी। अब बहरहाल कल इसकी वायलेशन सामने आई है जिसका फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब और लाहौर हुकूमत ने जो है वो नोटिस लिया और डिप्टी कमिश्नर की तरफ से इस हवाले से जो है वो हिदायत भी जारी की है और इस गैर कानूनी मंडियों को बंद भी करवाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे कि कैबिनेट कमेटी की मीटिंग भी हुई है जहां पर अहम फैसले किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। तो बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए मुल्क के पहले वाटर टैंक को फाल कर दिया गया है। बागर जिना में बनने वाला टैंक 14 लाख गैलन पानी महफूज करने की सलाहियत रखता है, जबकि मंसूबे से रवा मानसून लॉरेंस रोड पर पानी जमा नहीं होगा। शेख जैन की रिपोर्ट देखते हैं। बरसाती पानी महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान का पहला ज़ेर-ए-ज़मीन वाटर टैंक तैयार हो गया। जुडिशल वाटर कमीशन की खुसूसी काविश से वाटर टैंक की तामीर का पहला फेज मुकम्मल कर लिया गया है। वाटर टैंक लॉरेंस रोड पर वाक़ बागेजना टेनिस कोर्ट में तामीर किया गया है। इस हवाले से चेयरमैन जुडिशल वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी ने खुसूसी मुआवनत की। वाटर टैंक 14 लाख गैलन पानी महफूज करने की सलाहियत रखता है। अब 50 मिलीमीटर बारिश होने पर भी लॉरेंस रोड पर पानी खड़ा नहीं होगा। एक्सियन वासा मुजफ्फर अब्बास ने बताया कि वाटर टैंक 14,000 मुरब्बा फुट पर मुहित और 15 फुट गहरा है। बरसाती पानी के लिए बनाए गए टैंक से PHE की गाड़ियों को भी पानी मुहैया किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 15 करोड़ है और 15 फीट गहरा ये अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक है। 14,000 स्क्वायर फीट इसका एरिया है और 14 लाख गैलन कैपेसिटी ये पानी स्टोर कर बारिशी पानी स्टोर कर सकता है। जो इसमें पानी स्टोर होगा वो हम हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्लस हमने इसमें एक लॉरी हाइड्रेंट लगाया हुआ है। जो PHA की क्यारियां हैं या जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके लिए ये पानी इस्तेमाल किया जाएगा। वासा ने सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का काम 80% तक मुकम्मल कर लिया है। वाटर टैंक की तामीर पर 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। वाटर टैंक की तामीर के बाद इस पर दोबारा टेनिस कोर्ट और मेवाकी जंगल बनाया जाएगा। कैमरामैन अहसन शहजाद के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। वापस आएंगे तो बात करेंगे ताजिरों की जानिब से एक तहरीक लाई जा रही है जिसमें उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हॉर्न बजाओ, हुक्मरान जगाओ। ये तहरीक है क्या, कब से आगाज होगा, बात करते हैं ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो लाहौर में केसेस की तादाद 44,000 से तजावज़ कर चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ खबर ये भी है कि लाहौर में 24 घंटों के दौरान जो हम पहले अमवात देखते थे कि 24, 25, 30 तक रिपोर्ट होती थी, वो अब कम होकर तकरीबन 4, 5, 8, 10 तक रह चुकी हैं। 10 से नीचे ही रिपोर्ट हो रही है गुज़िश्ता 24 घंटों में जो तादाद सामने आ रही है। WHO की जानिब से बात की जाए तो उनकी जानिब से मुसलसल SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए हिदायत जारी की जा रही है। और एक ताज़ा तरीन जो उनकी जानिब से एक रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो वायरस से आप 65% बच सकते हैं। लेकिन अगर आप अफरादी फासला रखते हैं 1 मीटर का, 2 मीटर का, तो फिर आप वायरस से 90% तक महफूज रह सकते हैं। जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि हवा में जो वायरस है उसके नन्हे नन्हे ड्रॉप्स मौजूद होते हैं, जो कोई भी इंसान जब इनहेल करता है, सांस लेता है, तो वो अपने साथ सांस के साथ अंदर ले जा सकता है और कोरोना वायरस में मुब्तला हो सकता है। इन तमाम सूरत हाल पे बात करनी है जो डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हम प्रोग्राम का भी आगाज़ नहीं हुआ था तो आपने मुझे बताया कि ये आपका बेस्ट वीक रहा है, क्यों, ये बताइएगा। तो हमें एक तो हुलिया देख के अंदाजा हो गया होगा कि हम वी आर बैक टू आवर रूटीन नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह केसेस सिग्निफिकेंट ड्रॉप कर गए हैं और जिनों के जो जनरल में एटलीस्ट केस आता है, एवरी केस इज बीइंग डिस्कस विद मी, सो मुझे तकरीबन रफली आइडिया हो जाता है कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो इस लास्ट 7 डेज़ में जो पेशेंट रेशो है वो हमारी सिग्निफिकेंट है और इवन हमारे जो ICU HDU जो हैं वो अब उसमें नंबर जो हैं वो कम होने लग पड़े हैं पेशेंट्स के। उससे पहले ये हालात नहीं थे, ये पिछले 7-10 दिन की बात है। सो जो जैसे आप फिगर कोड कर रहे हैं, यही फिगर प्रोसेस पे जो हमें नज़र आ रही है कि ऐसे ही है। दैट इज़ द रीज़न आई सेड कि हमारा लास्ट वीक था, जिस पहला अच्छा वीक गुजरा है जिसमें हम कंफर्टेबली सो पाए। उससे पहले तो ये हालात, यानी इतना ज़्यादा आप लोगों पे भी लोड, अस्पतालों पे उतना प्रेशर नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि अब ये पूरी दुनिया के माहिरीन WHO को बताते हैं, अपनी तजावीज़ देते हैं, फिर वो प्रॉपर एक रिपोर्ट बना के पब्लिक करते हैं, सबको बताता है 65% वायरस से बचा जा सकता है मास्क के इस्तेमाल से और अफरादी फासले से 90% बचा जा सकता है। ट्रू, असल में दिस वाज नॉट न्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग जो फोकस रहा, थोड़ी चीज़ें चेंज होती रही कि हमें ये ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन एक कंसेंसस ये था कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इज़ द आइडियल कॉम्बिनेशन। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, यू विल बी सरप्राइज, जिसमें सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की गई। अब तो ये 90% कहते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग में पहले ये कहा जाता था कि 2.6% तक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको वायरस कम्युनिकेट कर सके, और 1 मीटर है मिनिमम। जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी आपका वायरस का शिकार होने में। और जो स्टडी है इसमें जो स्पेसिफिक नई बात एडिशन है ना, वो एडिशन ये है कि पहले हमारा फोकस था कि जी जब हम कफ करते हैं, स्नीज करते हैं, तो वो जो ड्रॉपलेट हैं वो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये कहा कि जब आप टॉक कर रहे होते हैं, जब आप सिंगिंग कर रहे होते हैं, और जितनी लाउड इंटेंसिटी से आप बोलते हैं उतने ही ज़्यादा वायरस आप एनवायरनमेंट में शेड करते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ एक ऐड कर दूँ, अब ये शेडिंग के बाद स्प्रेडिंग का जो अमल है ना, वो डिपेंड बहुत इंपॉर्टेंटली करता है उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये प्रोबेबिलिटी भी है कि आपका जो सर्वाइवल जो मिनिमम 3 आवर से कहते हैं 16 आवर तक ले गए हैं, वो शायद 3 आवर से भी कम हो जाए। सो ये नेसेसिटी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं या जो हम लाउड सिंगिंग कर रहे हैं, अगर वो एक हॉट और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में है तो उस वायरल का जो जिंदा रहने का टाइम है वो ज़रूर कम हो जाता है। ये इसमें चेंज आया कि वो कहते हैं कि टॉक, इसका मतलब है कि आपको उस वक्त भी मास्क आपने वेयर करना है, जो पहले हम नहीं समझते। अच्छा डॉक्टर साहब, अफरादी फासला, मुसलसल हम डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस की बात करते रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो इसको पॉसिबल कर लिया कि वो बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनके लोग एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, मार्केट बहुत बड़ी बड़ी हैं। हमारे यहाँ तो ये चाहें भी तो मुमकिन नहीं हो पा रहा। छोटे छोटे गुंजान आबाद इतने इलाके हैं, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वहाँ पर चंद लोग ही एक वक्त में गुजर सकते हैं। देखिए आप ठीक कहते हैं, आबादी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल आबादी आपका पर स्क्वायर फीट आप मेजर करते हैं कितने लोग रहते हैं। तो हम जो लाहौर है वो वेल पॉपुलेटेड एरिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत बोला है, आप लोगों को याद, बल्कि आप लोगों को सारे SOPs याद हो चुके हैं। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमल नहीं किया। ये आप देख लें, बड़ा क्लियर एविडेंस है, हमने हर जगह अभी तक। मैं हॉस्पिटल के अंदर की बात बताऊं, हमने जब OPD खोला तो उसके भी SOPs बनाए, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन नहीं होता, हमारी पब्लिक ने इसको नहीं समझा। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया। मैं आपको एक चीज़ अगर बताऊं, हम लोगों में काफ़ी इम्यूनिटी डेवलप होगी। हम लोग जो है, मैं ये समझ रहा हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन था, वो कंसेप्ट हमने शायद थोड़ा बहुत अवेल कर लिया इस ना चाहते हुए मिस्टेक से। और लकीली अल्लाह ने साथ ये दिया कि
हमारी मोर्टेलिटी सिग्निफिकेंटली लो रही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। सो गलत हमने ज़रूर किया कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग को वो फोकस नहीं किया, हालांकि बारहा ये बताया जाता रहा और अभी भी अगर आपने इसके साथ रहना है, जो कि हमें रहना है इस वायरस के साथ, ये खत्म नहीं होता, ये चलता रहेगा, स्लो कम हो जाएगा। सो सोशल डिस्टेंस एंड मास्क को आपने अब अपना मेन फीचर बना लेना है, इसको अब आप नहीं छोड़ सकते। यानी अब हमने जिंदगी गुजार दी है, उसको थोड़ा बदल लेना है तरीके को। मास्क को तो आपने जरूर पहनना है ना, कहीं भी जाना है तो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ईद कुर्बान की आमद है और अभी से हमने देखा है कि बाजारों में इस कदर रश हो गया है, तो क्या ये दूसरी पीक को इंडिकेट करे? देखिए बिल्कुल, सर्ज जो हम पीक की बात करते हैं, यूके में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये जून या जुलाई में आएगी, नहीं आई सर्ज पीक। तो उससे मैंने ये एक्सपेक्ट किया, जो मेरी कंसेप्ट एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट ये रहा कि शायद उनमें भी हर्ड इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो पीक की तरफ नहीं जा पाई। अच्छा, अब हम भी ये सोच रहे हैं, डर हमारे जहन में है कि ये जो एक आपका कुर्बानी का जो एक एलिमेंट है, उसमें शायद हमारे लाहौर में तो इतनी पीक ना डेवलप हो, लेकिन वो जो एलिमेंट है सराउंडिंग में ना चली जाए, ये एक डर जरूर हमारे, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूँ, बट क्लियरली आई एम कॉन्फिडेंट कि हमारी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन लाहौर की जो है वो इस वक्त इन्फेक्टेड हो चुकी है, वो इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरी है या अभी भी वो इन्फेक्टेड है। सो यहाँ पे शायद उस तरह की सर्ज हम या एक्सपेक्ट नहीं करें, लेकिन पेरिफेरी से हो सकता है कि हम पे प्रेशर आना शुरू हो जाए और वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि पेरिफेरी में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्वेश्चनेबल है, आपको पता है। यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो क्राउडेड हो गया, तो क्या वो ये उठा सकता है? ये क्वेश्चन हमारे जहन में जरूर है। लेट्स सी कि क्या हमारी प्रेडिक्शन जो है वो साबित होती है, लेकिन सेकंड सर्च को लिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। मेंटली प्रिपेयर तो होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे आपने बात की है कि हमारे जो देहात हैं, कस्बे हैं, वो अभी तक खुशकिस्मती से बचे हुए हैं इस वायरस से, बहुत सारे लोग। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वहां पर इस तरह की कोई सिचुएशन जिसके हत्तुल इम्कान है, चांसेस के हो सकता है, वहां तो अस्पताल नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पर तो छोटे छोटे क्लिनिक्स है। मेरा ख्याल जो MBBS फेल भी हो गया होगा या शायद MBBS तक पहुंचा भी नहीं होगा, उस डॉक्टर ने क्लिनिक्स बनाए। यही तो इम्पोर्टेंट है ना। और वो आप उनको कैसे ग्रूम करेंगे, क्वेश्चन मेरा ये, उनको कैसे बताएंगे? और जब आप मंडी में जाके देखें, ये लोग रात का, दिन का और खाना, ये वहाँ पे एक पूरा कैंप चल रहा होता है इनका काफी अर्से से। तो इन लोगों को अब हमने सिक्योर रखना है, इसके लिए बहुत आपके प्रॉपर SOPs होने चाहिए और SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे लिए एक चैलेंज है। लेट्स सी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे अस्पतालों में आपने हमें बताया है कि अब जो सिचुएशन है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। क्या अब हम ये कंफर्म कर सकते हैं या खुश हो सकते हैं कि हम लोगों का कर्व डाउन हो गया? आई थिंक 2 वीक्स, ये वीक भी अगर गुजर जाता है ना ऐसा, तो शायद हम नेक्स्ट वीक तो शायद हम कॉन्फिडेंटली ये बात कर सकें। देखिए एक चीज़ याद रखें कि टेस्टिंग हमने कम की है, मैं बार बार हर मीडिया पे बात कर रहा हूँ, लेकिन इरिस्पेक्टिव कि हमने टेस्टिंग कम की है, जो उसमें पॉजिटिव आने की यील्ड है ना, वो तो स्टैंडर्ड रहनी चाहिए ना, वो भी अब रिड्यूस हो चुकी है तकरीबन 5 to 10%। सो ये नज़र बाजार हमें आ रहा है, प्लस जो हमारे अपने एक्सपीरियंस है कि ये जो नंबर हैं ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होंगे। ये क्रॉस पाकिस्तान है, नॉट इवन इन लाहौर में ये बात। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम लोग बात करते हैं वेंटिलेटर्स पर जाने वाले पेशेंट्स की या फिर जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा वही डेंजर जोन में, उन्हीं पे हम बात करें, उनका प्रेशर भी कम हो गया, वो भी कम आ रहे हैं? हाँ जी, कम हो गया, लेकिन आते वही हैं हमारे पास। और उसमें एज लिमिट बताइए, हम लोग क्योंकि मुसलसल बात कर रहे हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो वल्नरेबल ग्रुप में हैं। देखिए मैं अपना डाटा क्योंकि सारा ऑडिट किया है, जो हमारा डाटा है वो उसमें ज़्यादा जो तादाद है वो मिडिल एज है। मिडिल एज है, मिडिल एज तादाद है जो हमारे अभी तक ICU में आते रहे। नियरली 270 पेशेंट्स होंगे जो हमारे पास इस ICU में आए, और उसमें मिडिल एज हैं। और अब जो आते हैं वो आते क्रिटिकल फॉर्म में ही है, क्योंकि एक नया एक सिस्टम हमारा शुरू हो गया कि हर डॉक्टर ने पैरामेडिक्स के साथ मिलकर एक टीम डिज़ाइन कर ली है और वो लोगों को घर में मैनेज कर रहे हैं। एक लिहाज से अच्छा भी है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये होता है कि वो वार्निंग साइन जब उसको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए वो लोग मिस कर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लेट हमारे पास प्रेजेंट करें। आप क्रिटिकल फॉर्म में रहे हैं, माइल्ड मॉडरेट के केस अब हम नहीं देखते ना, वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। सीवियर और क्रिटिकल ये फॉर्म में हमें नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि SOPs पर अमल दरामद करना। तो पहले दिन से हम बात कर रहे हैं, अफरादी फासले की भी पहले दिन से बात कर रहे हैं कि कोरोना से बचाव के 2 ही तरीके हैं। एक ये है कि SOPs पर अमल दरामद किया जाए, दूसरा ये है जो कि पूरी दुनिया की हुकूमतों ने किया कि लॉकडाउन किया जाए, और अब हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं जी, कुछ बात करते हैं उन अद्वियात के हवाले से जो कि हम खाते हैं और हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनका असर हो जाए। जबकि एक दौर था कि जब इंसान छोटी छोटी बीमारियों मसलन बुखार, इन्फेक्शन और नज़ले ज़ुकाम जैसे छोटे अमराज में मुब्तला हो जाने से मर जाते थे। फिर 18वीं सदी में ये एंटीबायोटिक अद्वियात ऐजाद सामने आई और इंसान की एक बड़ी मुश्किल का हल निकल आया। लेकिन
किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल हमेशा कहा जा सकता है कि नुकसान का सबब बन सकता है, और कुछ ऐसा ही एंटीबायोटिक अद्वियात के साथ भी हुआ। पाकिस्तान में एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल में 65% इजाफा देखने में आया है, जबकि एंटीबायोटिक के फौरी नताइज की बिना पर पाकिस्तान में ज्यादातर डॉक्टर्स छोटे छोटे अमराज मसलन नज़ला, जुकाम, खांसी में भी भारी एंटीबायोटिक डोज लिखकर दे देते हैं, जिससे मरीज को वक्ती आराम तो मिल जाता है मगर उसके नुकसान का अंदाजा मरीज को बाद में होता है। दूसरे ममालिक में इसके बरक्स अगर आपको बुखार हो जाए तो डॉक्टर्स की जानिब से आपको 2 दिन इंतजार और आराम का मशवरा दिया जाता है कि शायद के आपका मुदाफ़ती निज़ाम बुखार से लड़ने का अहल हो और आप खुद ही ठीक हो जाएं, और अगर आप फिर भी ठीक ना हो पाएं तो डॉक्टर आपके खून का टेस्ट करवाएगा और रिपोर्ट्स आने के बाद ही आपको गोली खाने का मशवरा देगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। सवाल ये है कि आखिर हमारे यहाँ क्यों इतनी बड़ी तादाद में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है, और अब तो बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं जो कि ह्यूमन बॉडी ने उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शुरू कर दी है। सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें लोग अपने तौर पर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम मामलात पे हमने बात करनी है कि एंटीबायोटिक अद्वियात होती क्या है, इंसानी जिस्म पर क्या असरात डालती है, वो फ़ायदा कितना होता है, नुकसान कितना हो सकता है। मेरे साथ मौजूद होंगे जी डॉक्टर खालिद महमूद साहब हैं, आप प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं, जिना अस्पताल से आपका ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि ये एंटीबायोटिक मेडिसिन कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या होती है और हमारी बॉडी में क्या फ़ायदा पहुँचाती है? देखिए, जो एंटीबायोटिक्स हैं बेसिकली दे आर वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियाज। तो जो सबसे पहले जो आई एंटीबायोटिक उनमें पेनिसिलिन ग्रुप था, ठीक, और उसका जो मास लेवल पे इस्तेमाल हुआ 1940 में, जब एक क्लब में आग लग गई और 400 के करीब डेथ हुई और वहाँ पे उन्होंने कहा मैजिकल रिस्पॉन्स आई, तो उसके बाद यूज। अब एंटीबायोटिक जो होती है बेसिकली अगेंस्ट बैक्टीरिया यूज करते हैं, दे हैव नो रोल अगेंस्ट वायरसेस। ठीक, वायरसेस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक का मोर और लेस नो रोल। हाँ। अब होता क्या है, जो अभी आप बात कर रही थी कि मसलन कॉमन कोल्ड है, हल्का सा जुकाम हुआ, लाइकली ये वायरल होती है। हाँ। और जितने भी वायरसेस हैं मोस्ट ऑफ देम जो है उनका एक लाइफ साइकिल होता है। ठीक, उसके बाद वो खुद ठीक हो खत्म हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे ही दूंगा कि अगर आपको याद हो 2012 का जो एपिडेमिक था डेंगू फीवर का, तो डेंगू फीवर में भी यही था कि हम कहते थे कि 2 से लेकर 14 दिन, अगर 14 दिन से ऊपर का बुखार है तो डेंगू नहीं है। ठीक, अब वो सेल्फ लिमिटिंग है। अब होता ये है कि किसी को जुकाम हुआ, आप गए बाजार गए, कोई खाना खाया, शादी पे गए, वहाँ पे ऑयल या सब स्टैंडर्ड मील लिया, उसके बाद एक आध मोशन आ गया, आप इमीडिएटली मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। हमारे मुल्क में ये जो बेसिक डिफेक्ट है कि हर बंदे को ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इसी बात से एक मिसाल ये भी तो है ना कि अगर आपको जुकाम हो गया है तो डॉक्टर के पास जाओगे तो 7 दिन में ठीक हो जाओगे, घर में रहोगे तो खुद वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये वही मिसाल है कि वायरल इस पे कोई असर नहीं करेगा अगर वायरस होगा, बल्कि रादर कई दफा उसकी हमारे तो डॉक्टर साहब डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं। नहीं, उसका होता ये अनफॉर्चुनेट है कि मसलन आई हैव वर्कड इन बोथ एनवायरनमेंट, आपने शुरू में बात की जी। होता ये था कि कई दफ़ा हमें एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है, लाइक पेशेंट इमरजेंसी में सीरियस कंडीशन में है, अब जो ब्लड टेस्ट है या सिंपल सीबीसी है उसमें इन्फेक्शन शो हो जाता है, अगर टोटल लिकोसाइट काउंट रेज्ड हो, या उसको फर्दर जो है ब्लड कल्चर करते हैं या यूरिन कल्चर करते हैं, जो बॉडी के फ्लूइड है उसका कल्चर किया जाता है। अब कल्चर की रिपोर्ट मिनिमम 48 से 72 आवर्स में आती है। तो जो सीरियस इलनेसेस हैं वहाँ पे वी हैव टू गिव। जब अच्छा होता ये कि हम उसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि आप वो ब्लड कल्चर सैंपल पहले ले लेते हैं, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, जैसे ही उसका रिजल्ट आता है आप उसके अकॉर्डिंगली। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट क्या है, हमारे यहाँ ब्लड टेस्ट तो करवाते ही नहीं, ठीक है। दूसरी बड़ी बात कि पूरी दुनिया में ओवर द काउंटर के आप मेडिकल स्टोर पे गए, उसे कहा जी मुझे दवाई दे दो, एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर नहीं मिलती हमारे यहाँ तो हर गली मोहल्ले के स्टोर। अब हमारे यहाँ क्या है कि एक तो हर बंदा डॉक्टर है, बिल्कुल, ठीक है, वो कहता है
यार मेरा गला खराब होया सी, मैं ए दवाई लीती एंड आई क्योर्ड, अब यही दवाई खा लो। बिल्कुल ऐसा ही होता ये है कि उसी मरीज की, यानी कि ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, एंटीबायोटिक के असूल ये है कि इट शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू डिजीज, फिर उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट एंड साइड इफेक्ट, ये सारी चीजें मद्देनजर रखनी है। और वो कौन कर सकता है? एक मुस्तनिद डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि अब एंटीबायोटिक का रुझान आपके सामने ही है कि लोगों के घर में जो मेडिसिन बॉक्स है उसमें भी ज्यादातर वही एंटीबायोटिक रखी हुई है, जो जुकाम होगा ये खा लेंगे, वो खा लेंगे। और ये एक बहुत बड़ा, उसका बड़ा नुकसान ये है कि ये जो लेफ्ट ओवर मेडिकेशन है, अब देखिए होता क्या है, एक स्ट्रिप लाए आपने काट के, फर्ज करें कि आपने 3 दिन वो दवाई यूज की, उसके बाद आप ठीक हो गए, रख दी। अब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि अगर आपको दवाई कही गई है कि आपने 1 वीक लेनी है, यू मस्ट टेक। अब हुआ ये, अच्छा आपने 3 दिन ली, 3 दिन की दवाई रख ली, बिल्कुल ऐसा। अच्छा उसके बाद 6 महीने पड़ी रही, लेट्स उस दवाई की एक्सपायरी डेट नियर एक्सपायरी थी, उसके बाद पड़ी, उसके बाद ड्रग रिएक्शन के साथ हमारे पास एवरी डे इमरजेंसी में लोग आते हैं, ड्रग रिएक्शन की जो दवाई पड़ी हुई थी, प्लस एक तो वो एक्सपायर कर गई। इसका नुकसान क्या है कि जब वो दवाई एक्सपायर कर गई तो वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैसे ही इफेक्टिव नहीं रही। ठीक। और दूसरी जो बड़ी चीज है कि जो इफेक्टिव ना रहना, यानी उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाती है। एक और हमारे यहाँ है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हो गया है कि हमारे यहाँ वेजिटेबल पे स्प्रे किया जा रहा है, पोल्ट्री में एंटीबायोटिक का पानी लगाए जा रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, पोल्ट्री में एंटीबायोटिक का बेजा इस्तेमाल किया जाता है, दैट लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मसलन इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे दूं कि हम फॉर एग्जांपल अभी पल्मोनोलॉजिस्ट बैठे थे, हम बात कर रहे थे, उनका बेसिक फील्ड टीबी के मरीजों को देखना ये वो, तो टीबी में जो पहले हम कॉमन दवाइयां देते थे, अब उनके अगेंस्ट बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है। नो वी हैव टू गिव अदर मेडिकेशन, और कई दफ़ा जब रेजिस्टेंस आ जाती है तो वो पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता, और उससे हम अपना बहुत ज़्यादा कॉस्ट में भी इजाफा हो जाता है। कॉस्ट के साथ साथ एक बंदा जिसने 10 दिन में ठीक हो जाना था, वो अब अगर लेट ठीक होता है तो उसका वर्क भी मुतासर होगा, इकोनॉमी पे भी इफेक्ट होगा। एक और बात कि कई दफ़ा मैंने जो पहले बात की कि फॉर एग्जांपल मैं टीबी की ही दवाई की बात करूंगा, जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो हम कहते हैं ये दवाई आपको मिनिमम 6 मंथ के लिए लेनी। अब यूजुअली एंटीबायोटिक का इफेक्ट विद इन 2 वीक जिस्म पे आ जाता है, वो बंदा ठीक हो जाता है। अब होता ये कि वो ब्लड से कई दफा बैक्टीरिया हो गया है, जो डीप सीटेड सेल है उनमें वो रहता है, अब वो बंदा थोड़ा सा बेहतर हुआ, उसने साथ ही दवाई छोड़ दी, दैट लीड टू रेजिस्टेंस। अब वही दवाई दोबारा जब वो खाता है और उसकी सिम्टम, सारी बात अभी मुकम्मल वो ठीक नहीं हुआ था, अभी वो मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था, अब क्या होगा, वो बंदा दोबारा उस बीमारी के साथ आएगा। अब दवाई मिल रही है तड़ातड़, उसको हम दे रहे हैं एंड उसके ऊपर नो रिस्पॉन्स। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि ये हमारी बॉडी में बात अक्सर माहिरीन ही करते हैं कि गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो ये एंटीबायोटिक जो है वो हमारे गुड बैक्टीरियाज को भी ख़राब कर रही है? डेफिनेटली। देखिए, हम कोई सी भी जो चीज़ लेती है या लेते हैं, देखिए दे हैव, अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जो हमारे लिए अच्छी ना हो, और जब वही चीज हम एक्सेस में लेते हैं तो वो बैड में जाती है। बिल्कुल। इसकी एग्जांपल मैं पहले पानी से दूंगा। हम सब पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ऑन एवरेज आप खाने के साथ 1 से लेकर 3 गिलास पानी पीते हैं, यही होती है ना रूटीन। सेम पानी मैं कहूंगा आप 5 गिलास पानी पिए तजर्बे के तौर पे घर पे, आपको विद इन 5 मिनट आप वॉमिट करेंगे। ठीक। अच्छा, अब ये उसका साइड इफेक्ट होगा। अब ये जो एंटीबायोटिक लेते हैं, जो नॉर्मल कॉमन फ्लोरा का हम वर्ड यूज करते हैं, दे आर बेनिफिशियल, वो हमारी बॉडी के साथ साथ है, करोड़ों नहीं अरबों तादाद में बैक्टीरिया हैं, हमारी स्किन पे भी हैं, और ये हर जगह मौजूद है, हमारी गट के अंदर है। और उनका एडवांटेज क्या है, इसी पे एक जो नया कंसेप्ट जिसको हम प्रोबायोटिक्स का भी कहते हैं, तो ये कॉमन फ्लोरा जो है वो उस फॉर्म में भी हमें हेल्प आउट करता है, और हमारी
इम्यूनिटी बढ़ाने में भी वो बेनिफिशियल है। तो हम जब एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और मिस यूज, मैं मिस यूज, एक्सेसिव यूज की बजाय आई विल यूज द वर्ड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो हम अपने उस कॉमन फ्लोरा को, जो हमारे दोस्त हैं, हमने उनको खत्म कर देगा, यानी कि हमने अपनी आर्मी को तबाह कर दिया। उसके बाद जाहिर बात है जब अपनी आर्मी वीक हो जाएगी तो दुश्मन तो आप पे हमला करने अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने फौरी तौर पर जो इसके असरात जाहिर होंगे एंटीबायोटिक के ज्यादा इस्तेमाल से, वो तो हमने बता दिए हैं, लेकिन कोई ऐसी खतरनाक बीमारियां भी हैं कि जो हम ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो भी हमें लग सकती है? देखिए उसका यस, जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो आपको, मसलन आपने एंटीबायोटिक ली, उससे मैं मतलब मिसाल देता हूँ, कुछ लोगों को डायरिया लग जाता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एक टर्म है। अब वो डायरिया फिर हमें हैवी किस्म की एंटीबायोटिक कई दफ़ा महीने तक के लिए देनी पड़ती है, ठीक है। हमारे यहाँ एक एंटीबायोटिक जिसका इतना कि मिस यूज हुआ, वो मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मेट्रोनिडाजोल, जिसको हल्का सा भी पेट फ्लैजल दी गोली खा लो, मैंने अब नाम ले देता हूँ। बिल्कुल। अब नुकसान क्या हुआ, वो इतनी जबरदस्त एंटीबायोटिक है एंड वी आर गेटिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट इट। सिमिलरली पेनिसिलिन का हाल हुआ, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला ग्रुप है सेफ्ट्राक्सोन का, सेफेलोस्पोरिन का, हमने हर अस्पताल में, यानी कि जहां इमरजेंसी में ये हल्का सा बुखार है सेफ्ट्राक्सोन टीका लगा, दैट इज, ये हमारे पार्ट पे भी फिर, ठीक है ना, ये मैं उसको अपने आप को बरिया जुम्मा नहीं, जो हमारे, मैं हूं या मेरी जूनियर टीम है, फिर हर गांव में एक कोएक बैठा, बिल्कुल, शहरों में मौजूद है डॉक्टर। जिसको यकीन मानिए उसको अपना बीमारी का नाम भी नहीं, मेरे पास कई दफा ऐसे हुए जानने दूर, डॉक्टर साहब अब मेरी सब स्पेशलिटी मैदा जिगर है, वो पेट की दर्द के साथ, और डॉक्टर साहब वो एसिड पेप्टिकल, उनको उस बीमारी का नाम नहीं लेना आ रहा, और वो अपने इलाके का सबसे मुफ्त 100 के करीब पेशेंट डेली देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, वो लोहारी जाता है, डब्बे एंटीबायोटिक के उठाता है, ठीक है, भर भर पुड़ियां बंद कर करके लोग देता है, तो वो बल्कि एक था कि एक आदमी के बारे में, तो जो जाता है उसको एक कीड़ों की दवाई दे देता है, तो कंपनी का ट्रैक्टर देखता है कि ये डॉक्टर जो है ये क्यों दे रहा है, वो उसके पास कहता है लेट्स सी, वो कहता है, पहला बंदा गया, उसने देखा, उसको हल्का सा वो आया, उसने कहा जी मुझे बुखार है, उसने वो दो दी, वो चला गया। उसके बाद दूसरा आया, उसने कहा मेरे पेट में दर्द, उसने वही दो दी, वो फिर वो भी चला गया। तीसरा टांग में दर्द थी, वो सबको सेम ही। हाँ। अच्छा, एंड पे वो पूछता है कि मालिक पूछता है कि आपने ये क्यों दी, तो उसने पहले के बारे में बताया, कहता दूसरे को तो कीड़ा था इसलिए दे दी, तीसरे को कहता उसको भी यही मसला था, कहता मुझे क्यों दी है, मैंने भी तो तुम्हारे से, कहता तुम्हें कीड़ा ये था, तुम्हारी दवाई बिक रही थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यकीनी तौर पर ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल तो खतरनाक है ही, लेकिन साथ साथ जो सेल्फ मेडिकेशन है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज दुनिया भर में यौम आबादी मनाया जा रहा है। 1987 में जब दुनिया की आबादी ने 5 अरब से तजावज़ किया तो आबादी के मसाइल को उजागर करने के लिए 1989 में अक़वाम मुत्तहिदा की डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल ने अपनी तवज्जो बढ़ती आबादी और इससे जुड़े मसाइल की जानिब मबज़ूल की और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक करारदाद पेश की गई। करारदाद की मंजूरी के बाद आबादी का आलमी दिन पहली बार 11 जुलाई 1990 को मनाया गया, जिसमें 90 मुमालिक ने शिरकत की। यौम आबादी मनाने का मकसद दुनिया में बढ़ती हुई आबादी और उससे मुताल्लिक मसाइल के हवाले से शऊर पैदा करना था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर की आबादी इस वक्त 7 अरब 53 करोड़ है, जबकि सन 2100 तक ये 11 अरब 20 करोड़ तक जा पहुंचेगी। आबादी के लिहाज से चीन और भारत दुनिया के 2 बड़े मुमालिक हैं। इन दिनों मुमालिक की आबादी 1 अरब से जायद है और ये दुनिया की कुल आबादी का 37% हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल दुनिया की आबादी में
8.25 करोड़ अफराद का इजाफा हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त 22 करोड़ आबादी मौजूद है, जो 2030 तक बढ़कर 24.5 करोड़ तक जा पहुंचेगी। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती हुई आबादी के साथ माहौलियाती तब्दीलियां, खुराक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और दीगर मसाइल हंगामी तौर पर हल तलब है। लाहौर की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर की आबादी 2.25 करोड़ है। बढ़ती आबादी की वजह से शहर में कई मसाइल जन्म ले रहे हैं और आबादी के तनासुब और मसाइल के दरमियान तवाज़ुन बुरी तरह से बिगड़ रहा है। नाज़रीन, बढ़ती आबादी, गुंजान आबाद इलाकों और शहर में हद से ज़्यादा रश बढ़ने के बायस बुज़दार हुकूमत की जानिब से कुछ नए प्लान्स भी किए जा रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ एक इदारा है जी हमारा पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड, जो कि 2017 में फाल हुआ। उनकी जानिब से यही कोशिश की जाती है कि आबादी बढ़ने के क्या मसाइल हैं, किस तरह से लोगों को शऊर उजागर किया जा सकता है, प्राइवेट जो हमारे इदारे हैं उनको किस तरह से अपने साथ जोड़ा जा सकता है, और ये आबादी का बढ़ना और इतनी तेज़ी से बढ़ना कितना ख़तरनाक हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी आमना अक्षीत साहिबा हैं, जनरल मैनेजर हैं आप पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आमना, आज का दिन मनाने का मकसद के आगाही देना और आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है इस वक्त पंजाब में और हमारे पूरे पाकिस्तान में? सूरत हाल तो आपने बताई दी कितनी ख़तरनाक है। अगर यही एस्टिमेट्स हमारे रहे तो 2047 तक डबल हो जाएगी हमारी आबादी, और आबादी से जो मुतल्लिका मसाइल हैं वो भी आपके सामने हैं। तो आबादी को कंट्रोल करना, उसको डेवलप करना, उसको हेल्दी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम आपको पता है तकरीबन 50% हमारी आबादी जो है वो यंग कैटेगरी में आती है। और जब हम फैमिली प्लानिंग की या पॉपुलेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो यंग कपल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी हाई है और वहाँ पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ है वो बहुत कम है। तो इन लोगों तक आगाही पहुँचाना कि अपनी फैमिलीज़ को ये कैसे बेहतर जो है वो प्लान कर सकते हैं, अपने बच्चों को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमें ये बताइए कि अभी तक जितनी आबादी बढ़ चुकी है हमारे शहरों में, लाहौर ही की हम अगर बात करते हैं तो इतनी गुंजान आबादियाँ हो चुकी हैं कि अंदरून में चले जाएँ, छोटे छोटे घर हैं 2-2 मरले के, और वहाँ पर 4-4 पोर्शन है और एक पोर्शन में एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग बसते हैं। तो वसाइल कितने कम है, बिल्कुल बहुत तवाज़ुन बिगड़ चुका है। वसाइल तो ज़ाहिर ही बात है कम है, और जो पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फ़ंड है उसको गवर्नमेंट ने तख्लीक इसलिए किया था क्योंकि ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट के वसाइल हैं वो एक महदूद हैं, एक हद तक पहुंच सकते हैं। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट भी इस पे काम कर रहा है, हेल्थ भी इस पे काम कर रहा है, फिर भी 40% ऐसा एरिया है जो कि अनकवर्ड है जहाँ तक ये तो इंफॉर्मेशन और सर्विसेज पहुँच ही नहीं सकती। तो इसलिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 80% आपके जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हैं वो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन वहाँ पर लोग आते हैं और वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वहाँ उनको इन्फॉर्मेशन और सर्विसेज दी जाए। तो हमारा मकसद यही है कि हम ऐसे आइडियाज़ जो हैं और ऐसी स्ट्रैटेजीज़ लाएं कि प्राइवेट सेक्टर कैसे गवर्नमेंट की रिसोर्सेज पे बर्डन कम करते हुए फैमिली प्लानिंग की प्रोग्राम की जो रसाई है उसको इम्प्रूव कर सके। अच्छा, मसाइल क्या क्या हैं इस वक्त जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं आबादी बढ़ने की वजह से? जी, सबसे पहले तो ये है कि उन तक रसाई, ठीक है। अगर आप रिसर्च देखेंगी, स्टडीज़ देखेंगी तो आप देखेंगी कि एजुकेशन का बड़ा डायरेक्ट लिंक है फैमिली प्लानिंग से। आप देखेंगी कि वेल्थ का, कि आप कितनी ज़्यादा गुर्बत का शिकार हैं, उसका बहुत डायरेक्ट लिंक है। आप रूरल अर्बन एरिया का बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लिंक है। तो इन एरियाज़ के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एजुकेशन जो है वो आपकी फैमिली प्लानिंग करने की सलाहियतों को बेहतर करता है, इसलिए क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको सर्विसेज के बारे में पता चलता है। साथ ही अगर आपकी जो है पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो ज़ाहिर है वही रिसोर्सेज ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन के पहुंच सकते हैं। तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि जी ये क्या ऐसी वजूहात है जिनकी वजह से फैमिली प्लानिंग की जो है वो रसाई इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। एक तो वसाइल हैं, वसाइल के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ताकि रसाई बेहतर हो सके। दूसरा ये है कि हम उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें, उनकी सलाहियतें जो हैं वो इम्प्रूव कर सकें। वो ऐसी ही होंगी अगर हम एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। हम जो वनरेबल और पुअर पॉपुलेशंस हैं, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है बिस बेनिफिशरीज के साथ, जिनके पास बिल्कुल भी जो है जिनको ज़ाहिर है कैश ट्रांसफ़र होता है अपनी
रोज़मर्रा की ज़रूरियात भी पूरी करने के लिए। तो उनका तो फैमिली प्लानिंग के किसी सेंटर पे जाना भी बहुत मुश्किल होता है, उनके पास वो वसाइल नहीं होते। हाँ। तो हमने एक वाउचर स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की है बिस्प के साथ, पॉपुलेशन काउंसिल हमारे पार्टनर हैं, कि वो उनको वाउचर्स दें, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, उनके पास कॉन्ट्रासेप्टिव कॉस्ट हो, प्राइवेट प्रोवाइडर की कॉस्ट हो, पब्लिक प्रोवाइडर तक भी रसाई हो, ताकि वो सर्विसेज ले सकें। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन वनरेबल पॉपुलेशन। आमना, हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट ये भी है कि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं वो एक बड़ी तादाद है लोगों की जो कि खतरे गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत मुश्किल से उनकी 2 वक्त की रोटी पूरी होती है, एक वक्त का खाना मिलता है, अगले वक्त उनको मालूम नहीं होता कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके यहाँ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जितने ज़्यादा घर में बच्चे होंगे वो समझते हैं कि उतने ज़्यादा काम करने वाले हाथ हैं, उतना ज़्यादा हमारे यहाँ हमारे घर में पैसे आएंगे या फिर वसाइल आएंगे। बिल्कुल। वो तो नहीं समझ रहे कि ये बोझ बनेगा हमारी सोसाइटी पे, हमारे तो मुल्क पे। देखिए, ये वो तबका है जो कि जिसकी मैं बिस्प की बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ जो लोग रजिस्टर्ड हैं, ये वही तबका है। और इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग की इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फिर इनको मदद करने की ज़रूरत है कि ये सर्विसेज फिर लें कैसे, ये ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, वहाँ तक पहुँचे कैसे, ये सर्विसेज लें कैसे, ये समझे कैसे, कि इनको समझाना कि जी आपकी अगर आप फैमिली प्लान करेंगे तो इकोनॉमिक बर्डन आपकी फैमिली पे कम होगा। तो ये चीज़ें इनको समझाने की ज़रूरत है। बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन देखिए शॉर्ट टर्म में नहीं आती, उसको टाइम लगता है। हाँ। लेकिन मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करना चाहिए उसको और कर सकता है। 40 साल पहले देखें तो मीडिया इन इश्यूज़ के ऊपर बहुत एक्टिव था। हमारे ड्रामे भी होते थे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती थी। आजकल पॉपुलेशन हालांकि सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है और एट द कोर ऑफ हर प्लानिंग का इशू है, लेकिन उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो बिहेवियर चेंज को वक्त लगता है आने में, अगर उसके ऊपर काम करना बहुत लेकिन चेंज आए भी तो सही। हमने तो देखा है कि दिन ब दिन बिगाड़ पैदा हो रहा है। चेंज के लिए कोशिश भी तो करनी है ना। हाँ। आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन, आप मुझे बताएंगे कितनी इन्फॉर्मेशन आपने पहुंचाई। अच्छा, हमें ये बताइए आमना के गवर्नमेंट लेवल पर इस वक्त क्या किया जा रहा है और क्या समझती हैं कि करने की ज़रूरत है, कितना एक्टिव होने की ज़रूरत है इन इदारों को? देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे तो जैसे मैंने कहा पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट भी पूरे पंजाब में काम कर रहा है, हेल्थ भी काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है और रसाई है, फिर भी 40% ऐसे लोग हैं जहाँ तक रसाई नहीं है सर्विसेज की। उसमें गवर्नमेंट ये कर रहा है कि जैसे उन्होंने पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड को इसीलिए क्रिएट किया कि हम प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करें। तो जो एरियाज़ गवर्नमेंट से अनकवर्ड रह जाते हैं उसको प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हम कवर करें। दूसरा, आपको पता है जो कोविड के हालात हैं इस वक्त, सर्विसेज जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं वो सब कोविड पे फोकस्ड हैं। तो ये वाली सर्विसेज हालांकि बहुत एसेंशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वक्त एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि 5.5 मिलियन प्रेग्नेंट औरतें दिसंबर तक जो है वो डिलीवर करेंगी। तो इनको सर्विसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसमें जो डिजिटाइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड ने UHS के साथ मिलके उनकी हेल्पलाइन के साथ हमने कोऑर्डिनेट किया कि जितनी भी उनके पास क्वेरीज आती हैं जो कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड हैं, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड हैं, उन तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, उनको हम काउंसलिंग सर्विसेज दें, उनको हम रेफरल सर्विस दें कि वो कहाँ से जाके सर्विसेज ले सकते हैं। अच्छा, आमना ये बताइए कि अवेयरनेस कैंपेन्स कितनी ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत कम शाज़ो नादर ये होता है कि कोई अवेयरनेस कैंपेन्स देखी जा रही हों लोगों को अवेयर करने के हवाले से, या फिर उनको बताया जाए कि आबादी बढ़ने से क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। देखिए, अवेयरनेस कैंपेन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो समझें कि इसके क्या इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी पर। आप याद होगा आपको 2 बच्चे खुशहाल घराना एक कैंपेन चली थी, सबको आज तक याद है, क्योंकि कैंपेन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और उसकी बहुत ज़्यादा रिकॉल वैल्यू होती है। तो अगर मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि हम 2 बच्चे खुशहाल घराना तो अब नहीं कहते, हम कहते हैं कि आप अपनी फैमिली को प्लान करें अपने वसाइल के हिसाब से, लेकिन लोगों को बताएं कि जी आपके ऑप्शंस क्या हैं, इसमें आपको फ़ायदा क्या है, आपको इस साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप सर्वे देखेंगी तो अवेयरनेस के सर्वे में आपको नज़र आएगा जी 80-90% अवेयरनेस है। अब अवेयरनेस क्या है, सर्वे बताता है कि जी उन्होंने कभी ना कभी इसका कोई नाम सुना हुआ है, लेकिन अवेयरनेस ये नहीं होती। अवेयरनेस ये होती है कि आपको अपने ऑप्शन सारे पता हों, आप अडॉप्ट कर सकें, आपके एटीट्यूड में फ़र्क आए। क्योंकि अगर 80-90% अवेयरनेस है तो आप आबादी का हाल देख लें, वो चैनल है वो जो है एटीट्यूड ट्रांसफॉर्मेशन में तो नहीं जा रही। इसलिए वो कैंपेन के अंदर बिहेवियर चेंज के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। आमना, चैलेंजेस क्या क्या हैं इस तमाम सूरत हाल को चलाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए या फिर एक चेंज लाने के लिए? चैलेंजेस क्या क्या हैं?
देखिए हमने हमारा जितना एक्सपीरियंस रहा है और मेरा अपना पर्सनली भी जितना एक्सपीरियंस रहा है इस सेक्टर में, ये एक गलत परसेप्शन है कि लोग नहीं चाहते या लोगों के और बहुत सारे बैरियर्स हैं, वो हैं मगर वो बहुत कम हैं। एक्चुअली तो जो सही मसला है वो ये है, आप देखें अनमेट नीड इस वक्त 18% है पंजाब में। तो अनमेट नीड का ये मतलब है वो लोग जो फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं लेकिन वो रसाई की वजह से नहीं कर सकते। इसका मतलब है वो तो इमीडिएटली कन्वर्ट हो सकते हैं अगर उन तक सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और जैसे आप जब कैंपेन्स चलाते हैं तो ये अनमेट नीड आपकी और ज़्यादा बढ़ती है, आपकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है, तो लोगों तक एक्चुअली इन्फॉर्मेशन और सर्विस नहीं पहुंच रही। सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज ये है। इम्पॉर्टेंट ये जो बैरियर्स हम समझते हैं कि वो जी इस वजह से नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा कम है। जब आप रिसर्च देखेंगे वो उतना बड़ा मसला नहीं है जितना वो बनाया जाता है। तो कितने सेंटर्स आपके काम कर रहे हैं इस हवाले से और कितना अभी मज़ीद ज़रूरत है? देखिए जी, हम तो इस वक्त अब पंजाब की 8 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। हम फैक्ट्रीज 36 में से सिर्फ 8? अभी तो देखिए हमें 2-3 साल तो हुए काम करते हुए। 2-3 साल बहुत अच्छा है जी। तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में हम फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हम देखिए हम गैप्स देखते हैं जहाँ PWD और हेल्थ ऑलरेडी है, हम वहाँ नहीं जाते ताकि डुप्लीकेशन ना हो। जहाँ पर वो नहीं है और सर्विसेज की रसाई हो सके वहाँ हम जाएं। फिर हम ये देखते हैं गैप कहाँ रह गया है। अब जैसे मेल एंगेजमेंट का एक बहुत बड़ा गैप है, यूथ एंगेजमेंट का एक बहुत बड़ा गैप है। हालांकि 60 साल से फैमिली प्लानिंग पे प्रोग्राम चल रहा है लेकिन आदमियों को कोई एंगेज नहीं कर रहा, हालांकि वो बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं। यंग कपल्स से कोई बात नहीं कर रहा, हालांकि उनको सबसे ज़्यादा उस वक्त इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के स्टेटिस्टिक्स देखती हैं, ये सादे 35+ में जाकर ज़्यादा होते हैं। इनिशियली जो है आप देखेंगे इतनी प्रेवलेंस नहीं है, इसलिए उनके साथ टाइम पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यूथ के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हम आदमियों के साथ, कपल्स के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी तो है जिसको चेंज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस हवाले से। बिल्कुल, इसीलिए हम उलेमा के साथ भी काम कर रहे हैं ताकि हम जो गेट कीपर्स होते हैं, जो कम्युनिटीज़ में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मर्दों के साथ बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं हर कैपेसिटी में। और हमारे यहाँ मेल डोमिनेंट सोसाइटी में और देखिए और मिल के फैसले करने से फैसले सस्टेनेबल भी रहते हैं। तो उन तक अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची हुई तो फिर उनको कसूरवार जो है नहीं समझना चाहिए। अगर उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचे, उनको भी वक्त मिले कि वो अपना एटीट्यूड चेंज करें और फिर वो सपोर्ट ना करें, फिर तो आप गिला भी करें, पहले उन तक पहुंचे तो सही। हाँ, लेकिन ऐसा है ना कि जितने भी ये बेशक एक्टिव हैं इदारे, काम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कोविड से पहले भी हमारे यहाँ सिचुएशन वर्स्ट ही जा रही है। चाहे वो हम एजुकेशन के मैदान की बात कर लें, हम सेहत के मैदान की बात कर लें, हम खाने पीने की अशिया की बात कर लें, महंगाई होती जा रही है, बुनियादी ज़रूरियात हमारे पास हैं नहीं। जी, तो देखिए इसलिए आपको नए आइडियाज़ और नई जो है टेक्नोलॉजी उसको अवेल करना चाहिए। अब जैसे आप कहीं थी फिजिकली तो 8 डिस्ट्रिक्ट में हम काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो पंजाब क्या वो पूरा मुल्क उनसे जो है मुफीद हो सकता है। अब जैसे टेलीमेडिसिन का प्लेटफॉर्म है, घर बैठे आप फ़ोन के ऊपर मुफ्त एक डॉक्टर से मशवरा, एक फीमेल डॉक्टर से मशवरा कर सकती हैं, वीडियो कंसल्टेशन कर सकती हैं, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है, बेसिक स्क्रीनिंग कर सकती है। अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत है तो आपकी नियरेस्ट फैसिलिटी तक बता सकती है कि आप यहाँ जाकर ये सर्विस ले लें। तो इस तरह की जो है ना ये टेक्नोलॉजी, इसकी रीच बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसका जो है स्प्रेड बहुत जल्दी होता है और इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। तो इस तरह की जो सोल्यूशंस हैं हमें इनकी तरफ जाना चाहिए कि कम वसाइल में हम ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब ना गुज़िश्ता हुकूमतों में या फिर अब जो मौजूदा हुकूमत है, लग रहा है कि ये मामला तरजीहात में शामिल है या फिर इसको तरजीह दी जा रही है कि हमारे वसाइल बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं और हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसने बहुत इसके ऊपर एम्फेसिस दिया है कि देखिए पॉपुलेशन तो कोर इशू है हर प्लानिंग का, चाहे आप एजुकेशन देखें, चाहे आप बिजली देखें, पानी देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हेल्थ देखें, पॉपुलेशन इज एट द कोर कि कितने लोगों तक ये वसाइल पहुँचाने, वो इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी प्लानिंग में, बिल्कुल ड्यू इम्पोर्टेंस दे रहे हैं एंड होपफुली वी विल सी इट इन द। बजट के कोई मामला, बजट ठीक चल रहा है, बजट की भी तो ज़रूरत होती है। देखिए बजट की तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अब आपके सामने मुल्क के हालात भी हैं, वो तो अब हो गए ना। हाँ वो अब हो गए, पहले क्या ठीक थे? पहले तो ठीक थे, पहले तो ठीक थे, लेकिन अब ये एक चैलेंज है जिसमें हमने सोचना है कि इस चैलेंज में हम कौन से ऐसे नए सोल्यूशंस ला सकते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हों और जिससे लोगों तक रसाई बढ़ भी सके। ठीक, तो क्या प्लान क्या है आने वाले वक्त में, किस तरह से बेहतरी आ सकती है, क्या आइडियाज़ हैं? जी, आइडियाज़ ये हैं कि जब प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मैंने आपको बताया 80%
जो है प्राइवेट सेक्टर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज नहीं देता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वहाँ स्प्रेड आउट है जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है, तो उनको एंगेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो देखें आप जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, जब वो आपके पास फैमिलीज आती हैं अपने और हेल्थ इश्यूज लेकर, वो एक अपॉर्चुनिटी है, आप फैमिली प्लानिंग की इन्फॉर्मेशन और सर्विस वहाँ उनको दे सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी हमें अवेल करें। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कायल करने के लिए या फिर गवर्नमेंट के साथ मिलाने के लिए क्या किया जा रहा है, उसके लिए क्या इकदाम हो सकते हैं, या फिर क्या पाइपलाइन में प्लानिंग क्या चल रही है? प्लानिंग ही चल रही है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर जहाँ जहाँ काम कर रहा है और प्राइवेट प्रोवाइडर्स जहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे एनजीओज जो हैं वो काम कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोग्राम्स लाते हैं कि जहाँ हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप करें। ठीक है, अब जैसे आप ये टेली मेडिसिन ही ले लें तो ये जो डॉक्टर्स एक प्राइवेट इदारा है जिनकी ये फीमेल डॉक्टर्स हैं, जिनके साथ हम फैक्ट्री वर्कर्स में काम कर रहे थे, यही सर्विस हमने एक्सटेंड कर दी ऑल ओवर पंजाब UHS के थ्रू, ताकि वो उनको भी प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको लिंक अप कर दिया कि जी जहाँ पर ये पब्लिक क्लिनिक्स नहीं है वहाँ पर वो जाकर सर्विसेज ले सकें। अब जो वनरेबल पॉपुलेशन है, जैसे बिस्प के बेनिफिशरीज आपने मेंशन किया, उनको हमने वाउचर प्रोवाइड कर दिए कि वो वहाँ जहाँ पर अगर पब्लिक सर्विसेज नहीं भी हैं तो प्राइवेट सर्विसेज ले लें, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे वाउचर्स के थ्रू। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम प्राइवेट सेक्टर को मिला सकते हैं पब्लिक सेक्टर के साथ और वो रसाई इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि हमारा निज़ाम तालीम इसमें हेल्पफुल साबित हो सकता है, कुछ हो सकता है निसाब में मैं बात कर रही हूँ? बहुत ज़्यादा। देखिए मैंने आपको बताया इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहली चीज़ है जो हमें देनी है। तो निज़ाम तालीम में एज के हिसाब से इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, ताकि ये ना हो कि जब वक्त गुजर जाए फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त पे इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, और जैसे जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, यंग कपल्स होते हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले स्कूल कॉलेजेस में ज़रूरी है। आपको पता है जो कम उम्र की शादी है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, उसका भी बहुत एक रोल है इस सारे मसले में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलना ज़रूरी है। तो एजुकेशन में थोड़ी बहुत प्रोग्राम्स आए हैं, मगर जैसे आपने निसाब की बात की कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो जो कि एज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता रहे हमारे बच्चे, बहुत आसानी हो जाएगी मेरा ख्याल है सिस्टम को भी, और बहुत ज़्यादा बहुत। और देखिए बिहेवियर चेंज ऐसे ही आता है कि आप ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ कि इन्फॉर्मेशन आपको एक तरीके से एज स्पेसिफिक मिले, तो आपका देखिए ओवर टाइम एटीट्यूड चेंज होता है। अगर आपको बचपन से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी तो आपका एटीट्यूड बदलेगा। अब अगर आपको जाके 40-50 साल की उम्र में कोई बताए जब आपके 8 बच्चे हो गए हों, तो फिर उस वक्त एटीट्यूड चेंज भी करना बहुत मुश्किल है और उसका ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं। अच्छा, हमें ये बताइए कि जो आप ही हम निसाब में भी बात करें, कोई इस तरह की आपने तजवीज़ दी हो या फिर महकमा तालीम से या गवर्नमेंट या मुतल्लिका इदारों को कोई तजवीज़ ऐसी दी हो कि इस पर कोई होना चाहिए निसाब में? पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उनके साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं, और उन्होंने ऐसी बहुत सारी तजावीज़ और कुछ करिकुलम और कुछ प्रोग्राम्स बनाकर एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए भी हैं, जिसमें से कुछ उन्होंने अडॉप्ट किए भी हैं। लेकिन जैसे एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है ना, वो अभी नहीं है, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसके लिए भी ज़रा थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि वो डाल दें, क्योंकि निसाब को बदलना, निसाब में कुछ डालना, वो भी एक बहुत जो है ना पेचीदा मसला है। बिल्कुल पेचीदा मसला है। देखने वालों को क्या पैगाम देंगी आप? नाम मैं यही पैगाम दूंगी कि इस वक्त देखें जो कोविड का पेंडेमिक है, इसमें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे फोकस करें, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की रसाई पे फोकस करें। किसी भी प्राइमरी हेल्थ सर्विस की तरह ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम सबको, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को मिल की कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चैलेंज को फेस करें, नए आइडियाज़ लाएँ, स्पेशली डिजिटल सोल्यूशंस लाएँ, ताकि हम लोगों तक इन हालात में भी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज पहुँचा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना अक्षीत प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और एक इंतहाई अहम मामले पे हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुका है, मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात नहीं होगी, पीर की सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।